प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन की चर्चा करेंगे। सल्तनत काल अर्थात मध्यकाल में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश था। भारत की आर्थिक समृद्धि से ललचाकर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और विपुल संपत्ति लूटकर यहाँ से ले गए। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिणी भारत से लूटी गई संपत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में मुद्रा का मूल्य कम हो गया था। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उभरे विभिन्न प्रांतीय राज्यों और हिंदू राज्यों में भी आर्थिक संपन्नता बरकरार थी। इससे ये सिद्ध होता है कि सल्तनत काल में भारत की स्थिति अच्छी थी। और आज हम सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी समय के आर्थिक जीवन की हम चर्चा करते हैं तो उसमें आर्थिक जीवन में हम आजीविका के प्रमुख साधन अर्थात उस समय के लोग अपनी जीविका कमाने के लिए कौन कौन से कार्य करते थे या उन कार्यों में संलग्न रहते थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सल्तनत कालीन अधिकांश लोग चूँकि ग्रामीण परिवेश में रहते थे और ग्रामीण परिवेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन होता है। तो सबसे पहले हम कृषि एवं पशुपालन की चर्चा करेंगे। आज भी भारत के अधिकांश लोग कृषि एवं पशुपालन के द्वारा आजीविका कमाते हैं। सल्तनत काल में किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अन्न, दालें और फलों की कृषि की जाती थी। दोआब अपनी उर्वरा शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दोआब अर्थात गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा अपने उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध रहा है। कृषि के साथ साथ सल्तनत कालीन लोग दुधारू पशुओं का पालन भी करते थे, जिनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओं को अपन गिन सकते हैं। साथ ही साथ सल्तनत काल में कृत्रिम और प्राकृतिक सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध थी। गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कृत्रिम नहरों का निर्माण करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इसके अलावा बरसात के द्वारा भी सिंचित क्षेत्र में भी फसलों का उत्पादन किया जाता था। और अगर तुलना की जाए तो खरीफ में फसलों का उत्पादन अधिक होता था। भारत के अंदर उस समय किसानों के द्वारा मुख्यतया 2 फसलें एक वर्ष में ली जाती थी और कई जगह पर 3-3 फसलें भी ली जाती थी। कृषि उत्पादन की स्थिति इस प्रकार से थी कि भारत के तमाम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत बची हुई सामग्री का यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। कहने का मतलब कृषि और पशुपालन की स्थिति उत्तम अवस्था में थी। दूसरा प्रमुख व्यवसाय उद्योग धंधे थे। अनेक उद्योग धंधे उस समय प्रचलित थे, उनके द्वारा भी लोग अपनी आजीविका कमाते थे। सबसे पहले वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योगों में सूती, रेशमी और ऊनी तीनों ही प्रकार के वस्त्र उस समय बनाए जाते थे। विशेषकर चरखे का आविष्कार सल्तनत काल में हुआ था और चरखे के आविष्कार होने से धागे की क्वालिटी में सुधार हुआ और सूती कपड़ा बनाने में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता भी उस समय आई। साथ ही साथ रेशमी कीड़ों के पालन की विधि भी भारतीयों के द्वारा सीखी गई और रेशम वस्त्र के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। भारत सल्तनत काल में सूती वस्त्रों का निर्यात भी करता था। इसी प्रकार कागज उद्योग की शुरुआत भी सल्तनत काल में ही मानी जाती है। कागज का सर्वप्रथम उत्पादन या आविष्कार
चीनियों के द्वारा किया गया था और चीनियों से ये कला मंगोलों के द्वारा सीखी गई। मंगोल और तुर्क चूँकि मध्य एशिया में एक साथ रहे तो तुर्कों के द्वारा मंगोलों से ये ज्ञान लिया गया और कालांतर में तुर्कों के साथ ये ज्ञान भारत में भी आया और कागज़ उद्योग का विकास भी हुआ। विभिन्न प्रकार के किताबें और पांडुलिपियों के लिए कागज़ तैयार किए गए। इस प्रकार से कागज़ उद्योग भी अच्छी अवस्था में था। धातु उद्योग, विभिन्न प्रकार की धातुओं के बर्तन बनाना व घरेलू उपयोग के सामान उस समय बनाए जाते थे और इस कार्य में भी कई लोग लगे हुए थे। लोह धातु से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। सैनिकों के कवच, शिरस्त्राण, घोड़ों के लिए घुड़नाल आदि लोहे की सामग्री उस समय बनाई जाती थी। साथ ही साथ कलईगिरी के बारे में भी उस समय के लोग जानते थे। तांबे के ऊपर टिन की परत चढ़ाना कलईगिरी माना जाता है, तो ये कार्य भी उस समय के लोग करते थे। चमड़ा उद्योग भी विकसित अवस्था में था। विभिन्न प्रकार के जीन, घोड़ों हेतु जीन, लगाम और तीरों को रखने हेतु तरकस और विभिन्न प्रकार की चमड़े की सामग्री सल्तनत काल में बनाई जाती थी। इसी प्रकार लकड़ी अर्थात चंदन की लकड़ी और हाथी दांत के ऊपर कलाकारी का कार्य भी उस समय किया जाता था और इन चीज़ों का, इन हस्तशिल्पों का विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी, अर्थात यहाँ से निर्यात किया जाता था। सल्तनत काल में विभिन्न नगरों की स्थापना हुई। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नए नगर बसाए गए, जैसे फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हिसार, जौनपुर आदि। इसी प्रकार अन्य सुल्तानों के द्वारा भी नए नगरों की स्थापना की गई और इन नगरों में किले, भवन, मकबरे, मस्जिदें, मीनारें बनाई गई और इन निर्माण कार्यों में भी हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। इसी प्रकार से शाही कारखाने भी उस समय प्रचलित थे। राज परिवार से संबंधित लोगों के लिए श्रेष्ठ क्वालिटी की वस्तुएं इन कारखानों के अंदर बनाई जाती थी और विभिन्न प्रकार के दास इन कार्यों में लगे रहते थे। और फिरोज शाह तुगलक के समय शाही कारखानों में जो कार्य होता था उसमें काफ़ी प्रगति हुई और न केवल राजा और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई बल्कि वस्तुओं का निर्यात भी किया गया, जिससे राज्य को काफ़ी मात्रा में आय भी प्राप्त हुई। इस प्रकार से उद्योग धंधों में भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। सल्तनत कालीन व्यापार वाणिज्य की अगर बात की जाए तो उस समय आंतरिक और विदेशी दोनों ही प्रकार का व्यापार भारत में होता था। राजधानी दिल्ली सड़कों एवं मार्गों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सड़कों एवं मार्गों के द्वारा राजधानी दिल्ली जुड़ी हुई थी। पूर्व में बंगाल और दक्षिण में अगर बात की जाए तो दौलताबाद, तेलंगाना, माबर आदि क्षेत्र जो है दिल्ली से सड़क मार्ग से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार लाहौर, मुल्तान होते हुए मध्य एशिया तक के क्षेत्र भी सड़क मार्ग से दिल्ली से जुड़े हुए थे और इन मार्गों से व्यापार होता था। साथ ही साथ गुजरात पर अधिकार के बाद समुद्री मार्ग से भी अंतर्देशीय व्यापार भी उस समय होता था और काफ़ी अच्छी मात्रा में वस्तुएं आदान प्रदान की जाती थी। अगर निर्यात की बात की जाए तो खाद्यान्न, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, अफीम, नील, मोती, चंदन, गरम मसाले आदि विभिन्न प्रकार के सामान विदेशों में भेजे जाते थे, जिनसे काफ़ी
मात्रा में आमदनी प्राप्त होती थी। आयात की अगर बात की जाए तो उत्तम नस्ल के घोड़े, दास, सीसा, गंधक, सोना, गुलाब जल आदि वस्तुएं आयात की जाती थी, अर्थात मंगाई जाती थी। इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य भी उस समय समुन्नत स्थिति में था और विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था, अर्थात आयात कम निर्यात ज़्यादा किया जाता था। भारत को इस से काफ़ी मात्रा में आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। इसी प्रकार सल्तनत कालीन मुद्रा की अगर बात की जाए तो सोना, चांदी और तांबे का सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाता था। चांदी का सिक्का टका कहलाता था और तांबे के सिक्कों को जीतल, दांग, दिरहम आदि नाम से पुकारा जाता था। एक सोने के सिक्के के बराबर 10 चांदी के सिक्कों को माना जाता था और एक चांदी का सिक्का अर्थात टका के बराबर 40 जीतल अर्थात तांबे के सिक्के माने जाते थे और दांग और दिरहम तांबे के ही होते थे, परंतु जीतल से छोटे सिक्के होते थे। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मुद्रा परिवर्तन का या सांकेतिक मुद्रा का प्रयास भी किया गया, परंतु वो प्रयास या योजना असफल रही। मुद्रा का प्रचलन काफ़ी मात्रा में था। इसी प्रकार सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों का पहली बार भारत के अंदर प्रयोग हुआ। सबसे पहले रहट, जिसका कि सिंचाई में उपयोग किया जाता था और एक कुएं या पानी के स्रोत से पानी को बाहर इस तकनीक के द्वारा पहिए के द्वारा निकाला जाता था। आज भी कई गांवों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग में या सूत काटने के लिए चरखे का प्रयोग भी सल्तनत काल में ही पहली बार प्रयोग में लाया गया था। रेशम के कीड़ों की खेती और कागज़ निर्माण का कार्य भी प्रथम बार सल्तनत काल से ही शुरू हुआ था। इस प्रकार सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो देश में आर्थिक समृद्धि का समय था। लोगों को विभिन्न प्रकार के आजीविका के साधनों से अच्छी आय प्राप्त होती थी और विदेशी यात्रियों के विवरणों से, जिसमें इब्न बतूता, बारबोसा आदि का नाम लिया जा सकता है, भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है। धन्यवाद।